स्टार्ट करें हम लोग के लास्ट चैप्टर से जो है ई वे बिल। सबसे पहला क्वेश्चन, वे बिल मतलब क्या? वे बिल मतलब जब ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का तो जो भी डॉक्यूमेंट जाता है एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स उसको वे बिल बोलते हैं। अब ये बिल हम इलेक्ट्रॉनिकली बनाने लग गए क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत होने लग गया, इसलिए हम उसको ई वे बिल बोलते हैं। करेक्ट? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टॉपिक से जो है ई वे बिल। क्या ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स? यस। जो कैरियर हमेशा अपने साथ कैरी करेगा, गिविंग डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू शिपमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। बराबर। ई-वे बिल is a compliance mechanism whereby of a digital interface the person, sorry क्या लिखा है पता नहीं है, अच्छा wherein by way of, ठीक है, wherein by way of a digital interface the person causing the movement of goods uploads the relevant information prior to the commencement of movement of goods and generates it on the यस। क्या ई-वे बिल का अलग पोर्टल है? क्या हमने फर्स्ट डे पढ़ा था www.gst.gov.in, ये जीएसटी पोर्टल का है, और दूसरा www.ewaybillgst.gov.in, ewaybillgst.gov.in, eWaybill डॉट नहीं है, हाँ समझे? एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई-वे बिल? एलिमिनेशन ऑफ चेक पोस्ट रुक गया, सब अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट लेके आने लग गए, फास्टर मूवमेंट हो गया, पहले जिसको टाइम लगता था अब जल्दी होने लग गया, तो टर्न अराउंड टाइम भी बढ़ गया हमारा, अच्छा हो गया, ज़्यादा उतनी ही देर में ज़्यादा व्हीकल्स हमारी जाके आ सकती है। अच्छा, ई-वे बिल सबको पता है तो हम इसको शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। आपका नोट्स ओपन करके रखो। पार्ट ए बात करता है गुड्स का, पार्ट बी बात करता है ट्रांसपोर्टर का। पार्ट ए जो है गुड्स, उसमें आप सप्लायर का GSTIN, रेसिपिएंट का GSTIN, अगर वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वैसा, या सप्लायर रजिस्टर्ड है तो डॉक्यूमेंट नंबर, वैल्यू, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, HSN, डेट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये सारा चीज डालोगे। पार्ट ए कौन फर्निश करेगा? ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स ट्रांसपोर्टर करेगा ना पार्ट बी में। पार्ट ए का डिटेल्स कौन भरेगा? आंसर इज जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर या रेसिपिएंट मूवमेंट कॉज करा रहा है वो फर्निश करेगा। करेक्ट? रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी नंबर होना चाहिए, अगर रेसिपिएंट मूवमेंट करवा रहा है तो रेसिपिएंट, सप्लायर करवा रहा है तो सप्लायर रजिस्टर ई-वे बिल बनाएगा। करेक्ट? पार्ट बी जो है वो कौन बनाएगा? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। पार्ट बी ट्रांसपोर्टर रोड ट्रांसपोर्ट बट रजिस्टर्ड पर्सन इन केस ऑफ रेल, एयर एंड वेसल। समझे? अच्छा, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर का पार्ट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन भर सकता है क्या? आंसर इज यस। सिर्फ गाड़ी नंबर डालना होता है, डाल सकते हैं। समझे? पर पार्ट ए अगर ट्रांसपोर्टर को भरना हो तो भर सकता है क्या? आंसर इज यस, ऑन रिसीट ऑफ ऑथराइजेशन बाय द सप्लायर और रेसिपिएंट। समझे? तो ट्रांसपोर्टर भर सकता है ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम सच रजिस्टर्ड पर्सन, और ईसीओ और कुरियर एजेंसी की केस में भी ऑथराइजेशन रिसीव कर लिया तो। करेक्ट? ट्रांसपोर्टर का गाड़ी का नंबर रहेगा, व्हीकल नंबर, इधर पे रेल, एयर, वेसल। सिंपल, ये हुआ आपका ई-वे बिल। समझा? इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के पहले ई-वे बिल बनाना है। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड ओनली आफ्टर एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ पार्ट बी। क्या पार्ट ए भर के रख दिए मतलब ई-वे बिल बन गया? पार्ट बी भरोगे, कंप्लीट होएगा, उसके बाद ही ई-वे बिल आपका बनेगा। वैलिडिटी पीरियड आपका ई-वे बिल बनने के बाद शुरू होएगा 12 बजे से अगले दिन के। करेक्ट? ठीक है। पार्ट ए फिल करने के 15 डेज के अंदर अंदर आपको पार्ट बी भरना पड़ेगा। चालान का भी हमने 15 दिन देखा था क्या अभी? यस। समझा इधर तक? अच्छा, ई-वे बिल का कंसाइनमेंट वैल्यू याद है क्या कितना है? वेरी गुड। अभी गलत आंसर दोगे आप, मुझे पता है।
ये केस में ई वे बिल बनाने का ज़रूरत है? आइस क्लोज। हाँ बोला था, गलत आंसर दोगे। 10,000 5,000 ई वे बिल बनाने का ज़रूरत है क्या? नो। आइस क्लोज करो। आइस ओपन करना। टैक्सेबल वैल्यू 49,000, जीएसटी अमाउंट 2,000, ई वे बिल बनाने का ज़रूरत है? आंसर इज येस। पूरे जीएसटी एक्ट में एक ही जगह है जहाँ पे आप टैक्स का अमाउंट भी इंक्लूड करोगे लिमिट्स देखने के लिए, दैट इज ई वे बिल। यस। इधर पे बनाओगे क्या? आइस क्लोज करना, ओपन करो। अब बताओ ई वे बिल बनाओगे? क्या बात है, वेरी गुड। नहीं बनाओगे क्योंकि हमको बोला है मोर देन 50,000 रहे तो ई वे बिल बनाना है। और कौन सा वैल्यू? कंसाइनमेंट वैल्यू। अब देखिए कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब क्या है। तो कंसाइनमेंट वैल्यू इज सेक्शन 15 का वैल्यू प्लस जीएसटी का अमाउंट। पूरे जीएसटी एक्ट में सिर्फ ई वे बिल का लिमिट में जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड होएगा, करेक्ट? बट शैल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, क्योंकि हमको एग्जाम प्रोडक्ट्स पे चाहिए ही नहीं माता बच्ची, कुछ टैक्स ही नहीं मिलने वाला, हम क्यों इतना माथा लगाए, करेक्ट? समझे? इसके अलावा हमने क्या बोला, ई वे बिल कब बनेगा? whenever there is a movement of goods of consignment value exceeding 50,000 in relation to supply for reasons other than supply due to inward supply from an unregistered person। समझ में आया क्या? पक्का? फिर कुछ लोगों को बोला है मैंडेटरी है, तुमको तो बनाना ही है। कौन है ये लोग? इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जिनको एग्जेम्पशन मिला था क्या रजिस्ट्रेशन से 20 लाख के नीचे है, तो इनको मैंडेटरी है। दूसरा अमेंडमेंट हुआ है आपका, देखिए निकालो आपके नोट्स, देखो उधर दिया है क्या बोल्ड में, फर्स्ट पॉइंट पेज नंबर 19। An unregistered person making interstate transport of notified handicraft goods exempted from obtaining compulsory registration and required to generate e-way bill irrespective of the value of consignment। मिला? और दूसरा कौन है? An unregistered person opting to generate e-way bill। ये बेसिकली इसका है, एनरोलमेंट नंबर इनको लेना पड़ेगा, बराबर? तो इधर पे नहीं आएगा, जब आएगा देखते थोड़ी देर में। ये समझा? अगर वैल्यू इज लेस देन 50,000 और इक्वल टू 50,000 ई वे बिल बनाना ऑप्शनल, बनाना है तो बना सकते हो। यस, बिल टू शिप टू मॉडल में एक ही जगह पे जहाँ पे शिप हो रहा है वहाँ पे ई वे बिल बनाए तो चलेगा। ओरिजिनल पर्सन जिससे हम मंगवाए थे, या ओरिजिनल बायर या ओरिजिनल सप्लायर जो भेज रहा है हमको असली में, कोई भी इशू कर सकता है क्या ई वे बिल? बिल टू शिप टू में यस। हर एक इनवॉइस के लिए ई वे बिल अलग से बनेगा इफ द वैल्यू एक्सीड्स द लिमिट। 10 बिल्स जा रहे हैं, 10 ई वे बिल बनेंगे, बराबर? कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनेगा क्या? समझो, कंसोलिडेटेड ई वे बिल, ई वे बिल्स का कंसोलिडेशन है, इनवॉइस का कंसोलिडेशन नहीं है। हर एक इनवॉइस का अलग ई वे बिल बनेगा। अलग अलग ई वे बिल्स जब बन गए तो इसका कंसोलिडेशन चलेगा, समझे? हाँ, इनवॉइस का कंसोलिडेशन करके आप एक ई वे बिल नहीं बना सकते हो, समझे? अब एक ट्रक में बहुत सारे इनवॉइसेस है, बहुत सारे ई वे बिल्स है। ये ट्रक ड्राइवर बढ़िया होश में होता है, तो इसलिए इसको कंसोलिडेशन का भी हमने ऑप्शन दिया कि भाई आपके पास इतने सारे ई वे बिल्स है, आप क्या करो कंसोलिडेट करके लेके चले जाओ। तो जैसे अपना इंडेक्स होता है वैसे कंसोलिडेटेड ई वे बिल रहेगा, जिसमें वैलिडिटी पीरियड, आइटम, कंसाइनर का नाम, कंसाइनी का नाम, ये सब मेंशन रहेगा, क्यूआर वगैरह। यस, समझे? नहीं ना, कंपलसरी से हैंडीक्राफ्ट को बोला हमने, नोटिफाइड का कुछ बोला ही नहीं। सिर्फ हैंडीक्राफ्ट, इसके अलावा कुछ और रहे तो नॉर्मल लिमिट उनको मोर देन 50,000। हाँ, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट, हाँ यस, समझे?
Once the details in part A is entered, a part A slip with temporary number is generated. This slip can be shared by the supplier with the transporter or used by the supplier himself to enter part B का details. Correct? Where the goods are transported by air, railways, vessel, e-way bill shall be generated by part A plus part B. In such cases, e-way bill can be generated before or after the commencement of movement. However, railways has to carry invoice, bill of supply, delivery चालान, but delivery के time e-way bill देना पड़ेगा और फिर ही आपको complete होएगा delivery. Exception to furnish the details in part B. मतलब part A भरना ही है क्या? दो exceptions है. अगर कंसाइनर मतलब जो गुड्स भेज रहा है वो विद इन 50 किलोमीटर्स अपने ट्रांसपोर्टर को विद इन द सेम स्टेट गुड्स भेज रहा है, मेरे गुड्स मेरे को भेजना है हरीश वाली जगह पे, इतने से के लिए मैं ई-वे बिल बनाऊँ क्या? नहीं, समझे? बट ये कहीं भी ऐसा बोल रहा है क्या मैं मेरे कंसाइनी के लिए जो ई-वे बिल बना रहा हूँ या बना रही हूँ उस पर हमको एक्सेप्शन बोला है, वो तो बनाना ही है. इसका पार्ट ए भी भरना ही है, पार्ट बी आप छोड़ सकते हो. यस. सिमिलरली ट्रांसपोर्टर से जब कंसाइनी के दुकान पे जा रहा है, सेम स्टेट है, विद इन 50 किलोमीटर्स है, तो पार्ट बी से एक्सेप्शन. समझे? यस. ये हो गया कंसोलिडेटेड ई-वे बिल. फॉर एवरी इनवॉइस अ सेपरेट ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी मेड. समझे क्या? बहुत सारे इनवॉइसेस का एक कंबाइंड ई-वे बिल नहीं बनेगा. मल्टीपल ई-वे बिल्स विल बी इशूड फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस. अब इशू तो मल्टीपल ई-वे बिल्स होंगे ही, बट अ फैसिलिटी ऑफ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इज मेड अवेलेबल वेयर द कैरियर जो ट्रांसपोर्टर कैन क्लब दीज ई-वे बिल्स एंड मेक अ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल व्हाइल ही कैन कैरी इंस्टेड which he can carry instead of carrying multiple e-way bills. समझे? yes. सब सेपरेट ई-वे बिल्स तो बनाने ही पड़ेंगे पर इनवॉइस, बट सेपरेटली कैरी करने का जगह कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना दो. सिंपल. अब ये हमको बोला गया है कि ई-वे बिल आप जब बनाओगे इसका वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगा. देखना, अगर आपका व्हीकल अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब हेवी बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स, या ऐसे व्हीकल्स है जिसमें मल्टी मोडल शिपमेंट है, जिसमें एटलीस्ट 1 लेग इज ऑफ शिप का ट्रांसपोर्टेशन को ना टाइम लगता है. तो अगर आप एयर मतलब फ्लाइट से जा रहे हो, कार में लेके जा रहे हो और फिर पानी में भी लेके जा रहे हो, बहुत सारे मोड्स हो गए क्या हमारे, कार, शिप, क्लाउड. यस. तो ये मल्टी मोडल शिपमेंट हुआ जिसमें एटलीस्ट 1 लेग किसका है, शिप का. चलेगा? तो उसको ये लिमिट लगेगा क्या? नहीं. ये लिमिट क्या है? 200 किलोमीटर्स के लिए 1 डे. फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ एडिशनल 1 डे. सिंपल. यस. मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ शिप या ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो इनके लिए 20 किलोमीटर्स पर डे. Every additional 20 kilometers or part thereof 1 day more. yes. दिन कहाँ से कैलकुलेट करोगे? आज है सपोज 5th of August, कहाँ से कैलकुलेट करोगे? 1 डे. 6th August से आज रात के 12 बजे से. अगर मैं 11 बजे बनाऊं तो भी मैं कल से काउंट करूंगी, अगर मैं सुबह के 6 बजे बनाऊं तो भी मैं कल से काउंट करूंगी. यस. आज रात के 12 बजे से मिडनाइट. अगर मैं आज सुबह 6 बजे बना रही हूँ तो हाँ, कब से काउंट होएगा? 1 डे. तो आपका क्वेश्चन मतलब 12 बजे को मैं कल बोल रही हूँ कि आज रात के 12 बजे से. ठीक है, जैसे आप बर्थडे मनाते हो वैसे. पार्ट ए बनाने के 15 दिन के अंदर अंदर पार्ट बी बनाना है आपको. अब गाड़ी वाले पुलिस ने हमको रोका, हर स्टॉप पे रोक सकता है क्या? नहीं, एक ही बार रोकेगा. ठीक है, बट अगर उसके पास रीजंस टू बिलीव है कि इसमें इवेजन ऑफ टैक्स हुआ है तो वो मल्टीपल टाइम्स रोक सकता है. यस. समझे? दूसरा चीज, अगर वो रोकता है तो उसका ये ड्यूटी है पार्ट
ए जो वो चेक कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट बना के दे। पार्ट बी का डिटेल्स वो 3 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट बना के दे। एडिशनल 3 डेज अगर उसको चाहिए तो कमिश्नर ग्रांट कर सकता है। यस, आपका ये राइट है कि अगर आपका गाड़ी 30 मिनट से ज्यादा रुका है तो आप इंफॉर्म कर सकते हो हमारा गाड़ी रुकाया गया था। यस, समझे? अच्छा, ई वे बिल मैंने बना दिया, मेरे को लग रहा है मैंने तो गलती कर दिया इसमें कुछ, तो ओनली ऑप्शन इज टू कैंसल इट। बराबर, एडिटिंग चलेगा क्या? नहीं। बट गाड़ी नंबर चेंज करना है तो कर सकते हैं क्या? कितने भी बार कर सकते हैं, बस जो पुलिस जिसको पकड़ेगा वो गाड़ी का नंबर और आपका ई वे बिल का नंबर मैच होना चाहिए। करेक्ट? समझे? पक्का? यस। अच्छा, आपका जो गाड़ी है उसका टायर पंचर हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपका वो टाइम में नहीं हो रहा है, विद इन 8 आवर्स आप एक्सटेंड करवा सकते हो टाइम। यस, ट्रांसशिपमेंट भी अलाउड है। एक बड़ी गाड़ी से छोटे छोटे गाड़ी में भेज रहे हो, ई वे बिल का नंबर एडिट कर लेना बस। करेक्ट? समझ रहे हो? कैंसिलेशन कितने टाइम में कर सकते हो? 24 घंटे में। और वो भी अगर किसी ने चेक कर लिया तो कैंसिल कर पाओगे क्या? नो। अगर वरुण ने क्या किया ना, हमारे अगेंस्ट ई वे बिल बनाया, बट हमने तो कोई ई वे बिल इशू ही नहीं किया था, मतलब हमने तो कुछ मंगाया ही नहीं था इनसे। तो अगर सप्लायर ई वे बिल इशू कर देता है और आपको नहीं चाहिए, आपके नाम पे है, तो आप क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन है उसको एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का विद इन 72 आवर्स। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ठीक, अगर आप रिजेक्ट करते हो तो ठीक, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो मानेगे कि एक्सेप्टेड, डीम्ड एक्सेप्टेंस। यस, समझे? ठीक है। अगर 72 आवर्स के पहले घर पे डिलीवर हो गया तो हो गया, तो 72 आवर्स और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, उसके पहले आप उसको मना करोगे। यस, समझे? क्लियर है? एक स्टेट में ई वे बिल बनाया, दूसरे स्टेट में वैलिड रहेगा। n नंबर ऑफ टाइम्स ई वे बिल एडिट कर सकते हो। नंबर ई वे बिल का अपडेट, एडिट नहीं, व्हीकल नंबर। यस, कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे ई वे बिल बनाना है अलाउड ही नहीं है, अलाउड नहीं, रादर एग्जेम्प्टेड है कि मत बनाओ। एलपीजी, केरोसिन ऑयल, पोस्टल बैगेज, पर्ल्स वगैरह, प्रेशियस मेटल्स, ज्वेलरी, करेंसी, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर इमिटेशन ज्वेलरी, कोरल, अनवर्क्ड कोरल, पर्सनल इफेक्ट्स वगैरह। कार्गो से कस्टम स्टेशन तक रख रहे हो या उल्टा रख रहे हो तो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स है, नॉन टैक्सेबल है, नील रेट है, नो सप्लाई है, ज़रूरत है क्या ई वे बिल का? सिर्फ डी ऑयल्ड केक के केस में बनाना पड़ेगा। व्हाट इज डी ऑयल्ड केक? ऑयल निकालने के बाद जो भी बच जाता है, जैसे अपन पीनट्स होता है, सनफ्लावर सीड्स होता है, इनका पूरा ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बच गया उसको जब केक शेप में बनाते हैं और उसको जब बेचते हैं एनर्जी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो डी ऑयल्ड केक होता है। तो हम बोल रहे हैं उस केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। यस, अल्कोहलिक लिकर वगैरह वगैरह, शेड्यूल 3 आइटम्स। यस, नेपाल भूटान से आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं। एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर मिशन है, ई वे बिल मत बनाओ भाई, पता चले कोई इन्फॉर्म कर दे उनका खबरी हो तो। करेंसी जा रहा है, ई वे बिल मत बनाओ। डिफेंस वाले लोग जा रहे हैं इक्विपमेंट्स लेके, मत बनाओ। CGSG UTLA अगर गुड्स लेके जा रहे हैं रेल में तो मत बनाओ। एम्प्टी कार्गो इधर से उधर जा रहे हैं तो मत बनाओ। खाली सिलेंडर है तो मत बनाओ। वेइंग ब्रिज, वजन करने का जो कांटा है, बड़े बड़े होते हैं, 500 किलो, 1000 किलो, 16,000 किलो, ऐसे जो कांटे हमारे दुकान पे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये वेइंग ब्रिज है वहाँ पे हमारा ट्रक लेके जाते हैं वजन करने के लिए, उस पर सामान भर के। अगर वो 20 किलोमीटर के अंदर होएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है बिल बनाने का, सिंपल, बस डिलीवरी चलान सफिशिएंट रहेगा। डॉक्यूमेंट्स जब आप कैरी करोगे कन्वेंस में हो तो पहला इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान, दूसरा ई वे बिल। करेक्ट? ई इनवॉइस रहे तो ई इनवॉइस का QR वगैरह कैरी करोगे, IRN। यस, ये हमने देखा क्या? कमिश्नर के पास पावर है ये बोलने का ई वे बिल के अगर नहीं कैरी करना है उसकी जगह पे क्या कैरी करो,
टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री वगैरह, डिलीवरी चालान, कौन से केसेस में सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, ये हमने देखा 24 घंटा 3+3 30 मिनट के ऊपर रोका तो बोल दो। लास्ट सेकेंड पार्ट, हाँ, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। आपका ई वे बिल का ब्लॉकिंग ही हो जाएगा जनरेशन फैसिलिटी का अगर आपने कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में रिटर्न फाइल नहीं करा आपका। यस, 3B अगर है तो क्वार्टरली हो, मंथली हो, 2 पीरियड्स में नहीं किया। 1 अगर है 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स। कॉम्पोजिशन में CMP 08 जो पेमेंट वाला है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में पेमेंट नहीं करा तो ई वे बिल का फैसिलिटी आपका हो जाएगा ब्लॉक। आपको सस्पेंड करा गया है तो भी ब्लॉक। यस, रिवोकेशन वाला पार्ट वगैरह में ब्लॉक हो जाएगा। बट आपके अगेंस्ट कोई और बना के आपको दे रहा है, चलेगा क्या? हमने बोला यस, ई वे बिल जनरेशन आपका ब्लॉक होएगा, करेक्ट। अगर जनरेशन ब्लॉक बोला है तो आप जनरेट नहीं कर पाओगे, बट कोई और आपके अगेंस्ट जनरेट करके आपको भेजे तो चलेगा क्या? यस, एग्जाम्पल देखिए। Mr. A, a registered person paying tax under regular scheme, has not filed form GSTR 1 for 2 months. मतलब कि मिस्टर A जो है ये ब्लॉक हो गए क्या? Mr. B, हरियाणा, regular return filer, wants to generate an e-way bill for goods to be supplied to Mr. A. कर सकता है क्या? Yes. Here there will be no restriction for generation of e-way bill by Mr. B who is making outward supply as he is a regular return filer. Mr. A wants to generate an e-way bill in respect of outward supply. कर सकता है क्या? No. Mr. A कर सकता है क्या? No, क्योंकि ये तो ब्लॉक्ड है। समझ में आया? सिंपल, पक्का। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट में जहाँ हमने ई वे बिल देखा ना, वहाँ पे हमको दिया था ट्रांसपोर्टर, और उसके ऊपर पार्ट ए में हमने बोला रजिस्टर्ड सप्लायर और रेसिपिएंट। ट्रांसपोर्टर में तो हमने रजिस्टर्ड नहीं बोला। अगर रजिस्टर्ड है तो बढ़िया, अनरजिस्टर्ड है तो क्या उसको फिर भी करना पड़ेगा? आंसर इज यस। ट्रांजिन आईडी वो लेगा, ट्रांसपोर्टर आईडी ले लो 15 डिजिट का, रजिस्टर करके ई वे बिल पोर्टल पे, और फिर एनरोलमेंट आईडी, यूनिक एनरोलमेंट आईडी, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में भी देखा हमने। तो अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो उसको करना पड़ेगा, करेक्ट। अब अमेंडमेंट शीट पे आओ, आपके पेज नंबर 20। एनरोलमेंट आईडी किसको लेना पड़ेगा? एक तो ट्रांसपोर्टर को जो अनरजिस्टर्ड है, दूसरा एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ई वे बिल। तो इधर आप अमेंडमेंट करके ऐड कर सकते हो। यूनिक एनरोलमेंट नंबर shall be generated by an unregistered person opting to generate e-way bill. समझे? तो इसी के साथ हम लोग का ई वे बिल होता है खत्म विद अमेंडमेंट्स।